नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। महाराष्ट्र सरकार में शामिल दलों के गठबंधन महायुति की भी एक बैठक आज होने वाली है। इस बैठक में कुल 12 दल जो है वो आज शामिल होंगे। यहां महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें जीतने की रणनीति पर मंथन होगा। बैठक का नाम रखा गया है महायुति मिशन 48। इससे पहले कल रात भी इन दलों के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर डिनर के लिए जुटे थे। इस दौरान भी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। डिनर में दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार सहित कई मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तो 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में बीएसपी की क्या भूमिका रहेगी उसको लेकर भी सवाल है। 2024 में बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने की विपक्ष की पहेली यूपी में आकर यहां उलझ रही है। बीएसपी नेता मायावती ने साफ कर दिया है कि वो ना इंडिया के साथ, यानी ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी और ना ही एनडीए के साथ वो जाएंगी। लेकिन मायावती का पूरा गेम प्लान क्या है, इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। मायावतीजी नक्की कोणासोबत एकत्रित जाण्याची भूमिका घेणार आहेत। आम्हाला असं दिसतंय की काही वेळेला भारतीय जनता पार्टीशी सुद्धा त्यांनी सुसंवाद ठेवलेला आहे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक मुंबई में चल रही है, जिसके होस्ट हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। शरद पवार ने मायावती को बैठक में ना बुलाए जाने के सवाल पर इशारा किया कि मायावती बीजेपी के साथ हैं, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती नाराज हो गईं। मायावती ने शरद पवार के बयान पर तुरंत ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और विपक्षी गठबंधन दोनों को गरीब और पिछड़ों का विरोधी बताया। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीपति नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। हमारे बगैर 80 किसी की नहीं आ सकती। हम 13.5% लेके खड़े हैं। अगर इधर हो गए तो 80 आपकी होगी और गठबंधन में दूसरी तरफ पहुंच गए तो 60 से ज्यादा गठबंधन की हो गई। लेकिन कुमारी बहन मायावती जी साफ कर चुकी हैं वो अकेले लड़ेंगी। 2024 में अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव में अपने धुर विरोधी सपा यानी अखिलेश यादव से हाथ मिलाया था। फिर भी 80 में 10 सीटें ही वो जीत पाई थी। नतीजों के तुरंत बाद मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ लिया। 2022 का विधानसभा चुनाव मायावती अकेले लड़ी और बुरी तरह हारी। उन्हें यूपी विधानसभा की 403 में से सिर्फ 1 सीट भर मिली। पिछले दिनों कई बड़े फैसले ऐसे किए मायावती ने जो भाजपा के पक्ष में थे, मोदी सरकार के पक्ष में थे, तो उनका वोट बैंक सिकुड़ता जा रहा है। और ये धारणा कि वो बीजेपी की बी टीम में मायावती को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। और मुझे लगता है कि अगर मायावती अकेले लड़ने का फैसला लेती हैं तो ये उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। अब देखना ही होगा कि मायावती क्या क्या रणनीति अपनाती हैं। भले ही मायावती कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रही हो, पर कांग्रेस मायावती पर अपने तेवर नर्म रखे हुए है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यूपी में बहन जी को गठबंधन के लिए कई बार संदेश भेज चुका है। अब देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व बता पाएगा। मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। मेरा बस यही आग्रह होगा बहन मायावती जी से, बाकी लोगों से, कि वो सभी लोग जो समाज की स्थितियां उसको देखते हुए वो आना चाहिए इंडिया गठबंधन में। और बाकी चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व से बात चल रही होगी तो उसकी मुझे जानकारी नहीं। फिलहाल बहन जी राजस्थान और मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने जा रही हैं। वो कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रही हैं। पिछले विधानसभा में बसपा के 6 विधायक राजस्थान में जीते थे, जिन्हें कांग्रेस ने तोड़ लिया था। बहन जी की मन की बात बहन जी जानती हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, देखते हैं कि बहन जी का क्या रुख होगा। अगर एक एकजुट विपक्ष बनता है उत्तर प्रदेश में, बसपा, सपा, कांग्रेस और लोकदल, तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक
बहन जी एकला चलो की राह पर है, लेकिन फिर वही बात कि बहन जी के मन में क्या है वो बहन जी के अलावा किसी को नहीं मालूम। सहयोगी एजे जोसेफ के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने संसद का 5 दिनों का एक विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। यह सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा, लेकिन सरकार ने यह साफ नहीं किया कि यह सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है। यही कारण है कि अफवाहों का बाजार में गर्म है। आखिर ये सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं, और ज्यादा अटकलें इसलिए भी है क्योंकि ये चुनावी साल है। अब से 3 महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 8 महीने की दूरी पर है लोकसभा के चुनाव। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं को लग रहा है कि सरकार अपने पुराने एजेंडे 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है, समय से पूर्व चुनाव करा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक ये स्थिति साफ नहीं की गई कि संसद का ये विशेष सत्र आखिरकार बुलाया किस लिए गया है। और सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि संसद का विशेष सत्र होगा। उसमें लिखा है कि संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के दौरान होने वाले सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं। तो संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्षी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो भी सुनते हैं। पहले एक समय ऐसा आता था कि जो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता था, मेंबर्स हैं। आजकल ट्वीट के माध्यम से पता चलता है प्रहलाद जोशी जी के। मगर बहरहाल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, और ये बजट सेशन, मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन, क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसके बारे में जानकारी देगी। जब जानकारी देगी तो उस पर हम कमेंट करेंगे। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। क्या यही इनकी हिंदुत्ववादी सोच है कि जो एक इतना बड़ा त्योहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो ये किस आधार पे बुलवाया जा रहा है? तो किस आधार पर ये सेशन बुलाया जा रहा है, ये स्थिति अभी साफ नहीं है और विपक्षी नेता लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि ये स्थिति साफ की जाए कि संसद का विशेष सत्र किस लिए है। बहरहाल सामान्य तौर पर संसद के साल में 3 सत्र होते हैं, लेकिन कई खास मौके पर विशेष सत्र बुलाए जाते हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर संसद के विशेष सत्र या बैठकें हो चुकी हैं। उसके इतिहास पर एक नजर डालें तो 30 जून 2017 को जीएसटी के शुभारंभ के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक हुई। अगस्त 1997 में आजादी के 50 साल के अवसर पर 6 दिनों का विशेष सत्र हुआ। 9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50 वर्ष उसके पूरे होने के मौके पर मध्यरात्रि का सत्र हुआ था 1992 में। और वहीं अगस्त 1972 में आजादी की रजत जयंती पर पहली बार विशेष सत्र का आयोजन हुआ। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, वो बड़ी खबर आ रही है, एक देश एक चुनाव पर एक बड़ा कदम यहां पर सरकार अब उठाने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। भारत सरकार ने ये समिति बनाई है। समिति इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देगी। तो एक देश एक चुनाव पर सरकार ने एक समिति बनाई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। और वहीं दूसरी तरफ हम जानते हैं कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल ये ट्वीट किया था, जिसके माध्यम से ये जानकारी मिली थी संसद सत्र का। और विपक्षी सांसद नेता ये कयास लगा रहे हैं कि क्या 1 नेशन
वन इलेक्शन, उसको लेकर कयास उनके दिमाग में चल रहे थे। बहरहाल अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, बताएं पूरी खबर। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि भारत सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे और ये बताया गया कि ये समिति सभी लोगों से बातचीत करेगी, चर्चा करेगी किस तरह से पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक सूत्रों की ओर से ये जानकारी नहीं दी गई कि क्या इस समिति के जिम्मे कोई एक ड्राफ्ट बिल बनाने की बात कही गई है या फिर इस तरह की बात हो कि इस समिति के सुझाव के आधार पर ऐसा बिल बने कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो सके और ये बिल इसी विषय सत्र में लाया जा सके जो कि 18 तारीख से शुरू हो रहा है। तो ये जानकारी भी सरकार की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन अभी इतना ही बताया गया है कि एक समिति बनाई गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जिसका काम ये होगा कि वो सभी जो स्टेक होल्डर्स है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विभिन्न राज्य सरकारें हैं, इन सबसे बातचीत करके पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करके अपनी रिपोर्ट दे। हम जानते हैं कि ये काम जो है काफी कठिन है क्योंकि इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति बनाना आवश्यक है, क्योंकि जो पार्टियां विपक्ष में हैं, जिनकी सरकारें राज्यों में हैं, वो ये नहीं चाहेंगी कि विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा हो। कई ऐसी राज्य सरकारें हैं, कई विधानसभा है जिनका कार्यकाल आपको छोटा करना पड़ेगा और कई कार्यकाल को आपको बढ़ाना होगा। तो क्या इसके लिए राजनीतिक सहमति बन सकती है, नहीं बन सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। इसके पीछे सोच ये है कि चूंकि रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं तो उनको पार्टी की जो राजनीति है इससे ऊपर उठ करके माना जाएगा और यही कारण है कि वो एक सहमति बनाने में शायद सक्षम हो और यही कारण है कि उन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी गई। जी अखिलेश जी, जो समिति बनी है ये टाइमिंग एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 3 महीने की दूरी पर ही है 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 8 महीने की दूरी पे है लोकसभा के चुनाव। ऐसे में इस टाइम पर इस फैसले को लिए जाना कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनेगी, ये टाइमिंग एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। अभी अगर आप इस पर आगे जाएं और एक हाइपोथेटिकली अगर सोचे भी कि क्या है एक साथ चुनाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, मान लीजिए आप लोकसभा के चुनाव के साथ जो कि अप्रैल मई में होने जा रहे हैं, क्या आप ये हो सकता है कि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है इनको आप थोड़ा आगे बढ़ा दें और उनके साथ ही लोकसभा के चुनाव कराएं, क्योंकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के चुनाव भी लोकसभा के चुनाव के साथ होते हैं। इसके साथ ही अगले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव होने, क्या उनको एडवांस किया जा सकता है लोकसभा चुनाव के साथ? ये भी एक फैसला है जो बीजेपी को लेना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में और हरियाणा दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो पहला चरण एक राष्ट्र एक चुनाव का ये हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव के साथ ये 5 राज्य और साथ ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और महाराष्ट्र और हरियाणा, ऐसे करके आप कम से कम 10 राज्यों के चुनाव अगले साल के लोकसभा चुनाव के साथ करा सकते हैं। तो एक तो ये संभावना बनती है। इसके बाद अगला ब्लॉक आपका ये हो सकता है कि 2.5 साल बाद 3 साल बाद आप एक बार फिर से चुनाव कराएं, जिसमें कि जो बाकी राज्य छूट गए हैं उनके भी चुनाव आप साथ साथ करा ले। तो ये 2 चरणों में कम से कम ये संभावना है। एक चरण में तो ये संभावना नहीं दिखती, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, पिछले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव हुए। तो ऐसे में जिन विधानसभा का कार्यकाल अभी काफी लंबा बचा है उनको तो भंग करके आप एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। तो इसीलिए मैंने जैसा कहा है कि ये एक बहुत जटिल विषय है, इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है और इसीलिए इस काम की जिम्मेदारी जो है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने भी इस तरह की एक्सरसाइज की है और भी कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने इस कवायद को किया है कि किस तरह से एक साथ सारे चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई एक ठोस सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी बात यह कि जहां तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, चुनाव आयोग ये कहता आया है कि वो इसके लिए तैयार है अगर सरकार कहती है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही सारे देश में एक साथ चुनाव कराने, तो चुनाव आयोग कहता है कि हम इसलिए तैयार है, हमें 1 महीने का सिर्फ वक्त चाहिए होता है और उस 1 महीने के भीतर अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं एक साथ चुनाव कराने के लिए। तो ये एक देखने की बात है कि चुनाव आयोग तो अपनी ओर से तैयार है, लेकिन क्या बाकी राजनीतिक दल इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि कल जब ये खबर आई जया कि 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो एक कयास ये भी लगाया गया कि क्या एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सरकार आगे बढ़ रही है, क्या इसके लिए कोई बिल लाया जाएगा? लेकिन जैसे हम बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान में संशोधन करने के लिए आपको विपक्ष का भी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी का सहयोग चाहिए और आज के जो हालात है उसमें कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि एक साथ जो है लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। ये बात जरूर है कि देश में जो शुरुआत में 1967 तक ऐसा हुआ था कि लोकसभा के चुनाव के साथ ही बाकी राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब राज्य सरकारें डिसमिस की गई और जब ये क्रम टूटा तो उसके बाद अब ये स्थिति है कि लोकसभा चुनाव के साथ कुछ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, बाकियों के नहीं।
जी अखिलेश शर्मा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती भी हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबा, यहाँ पर अखिलेश जी से बात हो रही थी और यहाँ पर वो बता रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अगर चर्चा होती है तो चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार है। जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियां जहां पर उनकी सरकारें हैं वो इस मत से इतना सहमत नहीं होंगी, और जो संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही है, क्या उसको लेकर बिल आ सकता है और क्या ये प्रैक्टिकल होगा कि चुनाव आयोग कई राज्यों में हम जानते हैं जब छोटे राज्य भी होते हैं वहां चुनाव होते हैं तो कई चरणों में कराता है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रैक्टिकल रहेगा संघीय ढांचे के लिहाज से भी बताएं, थोड़ा विस्तार से इसका आकलन करें। देखिए, इस बात की जो है चर्चा काफी दिनों से हो रही थी और प्रधानमंत्री बार बार इस ओर इशारा कई बार कर चुके थे कि एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि देखने में ये आया है, यदि आप प्रैक्टिकली बात करें तो देश में अब हर हमेशा कहीं न कहीं चुनाव होते रहता है, आचार संहिता लगी रहती है, उसको लेकर के काफी इस पर बहस हुई है। तो प्रधानमंत्री की इस चीज की चर्चा काफी समय से करते रहे थे। अब जब ये कमेटी बनाई गई है तो इसका लगता है कि अब इस बारे में सरकार जो है काफी गंभीर है। रही बात जो मॉडलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको करने के लिए एक आम सहमति बनानी जरूरी होगी और वो आम सहमति बनाने के लिए सभी पार्टियों का साथ आना जरूरी होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है। आप यदि इसके पक्ष में बहस करें तो शुरुआत के समय में ऐसा होता रहा था कि जब शुरू में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होते थे, लेकिन उसकी जो है कुछ प्रैक्टिकली दिक्कत भी है। अब यदि ऐसा होता है तो क्या अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं क्या वहां पर की विधानसभा भंग कर दी जाएगी, क्या वहां पर फिर नए सिरे से चुनाव होंगे? इन सब चीजों को लेकर के इस पर एक आकलन करना जरूरी है। इसलिए ये जो समिति बनाई गई है, ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद क्या इतने कम समय के अंदर, क्योंकि अब जो स्थिति बनी है उसमें लोकसभा के चुनाव अगले साल ही होने हैं, तो ऐसे में क्या वो समिति इतनी जल्दी रिपोर्ट देगी? क्या सरकार आम सहमति इस पर बना पाएगी? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सभी दलों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए लोकसभा में भी और राज्यसभा में। तो सब दलों को इकट्ठा करके इस पर एक साथ लाना और उस पर आम सहमति बनाना एक सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण एक काम होगा। और क्या सरकार ये कर पाएगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। जी अखिलेश जी, यहाँ पर जो संसद के विशेष सत्र को लेकर बार बार कयास लग रहे हैं, क्या इससे संबंधित, क्योंकि अब समिति अगर फॉर्म हो गई है, रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष होंगे, क्या वो विशेष सत्र वन नेशन वन इलेक्शन की उस पर कोई चर्चा हो सकती है, संविधान में संशोधन की बात हो सकती है? अखिलेश जी, आपसे ये सवाल है मेरा। जैसा मैंने कहा है कि ये काम इतना आसान नहीं है, ये असंभव तो नहीं कहा जाता, लेकिन काफी मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत व्यापक आम राय बनानी होगी। क्या कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपनी विधानसभा का, अपनी सरकार का टर्म जो है उसको कर्टेल करने के लिए तैयार होंगे, या कुछ ऐसे राज्य होंगे कि क्या उनकी सरकार की जो मियाद जो बढ़ा दी जाए? जाहिर सी बात है कि सब ये चाहेंगे कि उनको ज्यादा समय मिले शासन करने के लिए, लेकिन ये कोई नहीं चाहेगा कि उसका शासन जो उसमें कटौती कर दी जाए। लेकिन बीजेपी की अपनी रणनीति ये है, साफ सी बात है कि इसमें अगर राजनीति के तौर पर अगर आप देखें, फायदे तो इसके बहुत ज्यादा हैं। ये तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो खर्चा है वो खर्चा कम हो सकता है, जो तैनाती होती है सेंट्रल फोर्सेस की वो एक साथ सेंट्रलाइज वे में हो सकती है। ये सारी बातें अपने साथ, और साथ ही ये भी है इसमें है कि अगर आप एक साथ चुनाव कराएंगे तो ये जो रेवड़ियां बढ़ती हैं इसका भी दबाव कम हो सकता है, एक बार में आपको काम करना होगा। तो ये सारे तो फायदे हैं, लेकिन इसके दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी है, वो ये कि क्या विपक्ष से तैयार होगा? क्योंकि सब ये जानते हैं कि आज की तारीख में जिस तरह नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं उनकी लोकप्रियता काफी आगे है और वो बाकी विपक्षी दलों के नेताओं से काफी आगे हैं। तो जब वो लोकसभा के चुनाव में जाते हैं तो पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द होता है। और पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ रही है। तो क्या विपक्ष चाहेगा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लाभ बीजेपी ले ले अकेले ही, और न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी उसको ये फायदा मिल सके? दूसरी बात ये भी कही जाती है, जो लोग विरोध करते हैं एक साथ चुनाव कराने का, उनकी दलील ये होती है कि अगर आप 5 साल के लिए तय कर देते हैं और अगर बार बार चुनाव नहीं होते हैं तो सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। अभी हमने देखा कि चुनाव सिर पर है, तो इसलिए जब महंगाई इतने ज्यादा चरम पर है
तो अब जाकर के सरकार ने 200 रुपए में कटौती की है एलपीजी सिलेंडर की। लेकिन अगर यही स्थिति ये होती कि आपको पता है कि चुनाव 5 साल बाद आपको होना है, तो शायद आपको आखिरी 6 महीने में आपको राहत मिलेगी, बाकी 4.5 साल सरकार वही करेगी जो चाहेगी, न केवल केंद्र में बल्कि पूरे देश भर में ऐसा होगा। तो ये भी एक दलील दी जाती है इसके खिलाफ। जहां तक इसको कानूनी शक्ल देने की बात है, देखिए इसमें संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ेगा? वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हर विधानसभा की जो मियाद है वो 5 साल के लिए फिक्स होती है। तो मान लीजिए आप मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, मध्य प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2024 तक है। अगर आप ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ अप्रैल मई में हो, तो आपको मध्य प्रदेश विधानसभा की मियाद जनवरी से बढ़ाकर अप्रैल मई तक करनी पड़ेगी, यानी 4 महीने का कार्यकाल विधानसभा का आपको बढ़ाना होगा और इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा। ये केवल मध्य प्रदेश की बात है। इसी तरह से आपको बाकी सारे राज्य जो है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो या मिजोरम हो, सबके आपको इस तरह से कार्यकाल बढ़ाने पड़ेंगे। क्या इसके लिए वहाँ के विपक्षी दल तैयार होंगे? क्या इस पर एक सहमति बन सकती है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी विपक्षी दल बिल्कुल। बाबा भी हमारे साथ है, लेकिन एक सवाल आप ही से मेरा ये भी है कि ये जो रिपोर्ट पेश करनी होगी, इसकी कोई समय सीमा है, कोई मियाद है, कब तक ये रिपोर्ट पेश करनी होगी जो जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हमें प्रारंभिक जानकारी दी गई है सरकार के सूत्रों की ओर से, लेकिन इसकी क्या मियाद होगी, इस समिति में बाकी सदस्य कौन होंगे, ये समिति किस तरह से काम करेगी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये आप समझ करके चलिए कि कोई बहुत जल्दी ये काम नहीं होने वाला है। कम से कम ये जो 5 दिनों का विशेष सत्र है, इसमें तो आप इस बारे में कोई भी डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं करें, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि आपको व्यापक आमराय बनाने की जरूरत है। इसमें 100% आमराय की जरूरत है। इसमें एक भी दल अगर तैयार नहीं होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। ये भी समिति के सामने चुनौती है। और जैसा मैंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी बार बार पिछले 9 साल में इस बात को कह चुके हैं। कई मौकों पर उन्होंने कहा है कि जो बीच बीच में चुनाव होते हैं इससे देश के संसाधन व्यर्थ होते हैं, फालतू का खर्चा बढ़ता है, और इसलिए वो एक साथ चुनाव कराने की वकालत कई बार कर चुके हैं। कई सेमिनार बीजेपी की ओर से आयोजित किए गए, कई इस तरह की कवायद भी हुई है, अखबारों में लेख लिखे गए हैं कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, लेकिन कोई एक आम राय इस पर अभी तक बन नहीं पाई है। चुनाव आयोग के बारे में जब देश जाती तो चुनाव आयोग कहता है कि हाँ, हम तैयार है, हमें जब भी कहा जाएगा हम 1 महीने के भीतर ये काम करते हैं। जी, मनोरंजन भारती भी हमारे साथ हैं। मनोरंजन, यहाँ पर जैसे कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि एक आम राय एक बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी, क्योंकि हम जानते हैं एक तरफ इंडिया गठबंधन बना है, जिसके बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया सत्ताधारी पार्टी में रही वो भी हमने जाना, और एक तरफ मुंबई में वो बैठक चल रही है और इस बीच खबर ये आती है। तो आपको लगता है ये आम राय इसको लेकर कायम हो पाएगी? काफी मुश्किल है। जैसा कि अखिलेश एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपको विधानसभाओं को कार्यकाल या तो घटाने होंगे या बढ़ाने होंगे, उसके लिए जहां पे जिसकी सरकार है क्या वो तैयार होगी। ये बात अलग है कि अधिकतर जगह अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बाकी क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस की भी सरकारें हैं, तो क्या वो वहां के विधानसभा की अवधि घटाएंगे या बढ़ाएंगे। दूसरी बात है, बीजेपी की रणनीति क्या है, साफ समझने वाली बात है। बीजेपी जो है विधानसभा का चुनाव या कहे छोटा चुनाव भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ती है, तो बीजेपी चाहेगी कि सारा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़े, तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है इकट्ठे कर दिया जाए। दूसरा, जो एक इंडिया गठबंधन की बात आपने कही, तो इंडिया गठबंधन इसलिए बना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबको साथ आना है, लेकिन इंडिया गठबंधन की एक कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि राज्यों में ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो यदि आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराते हैं तो इंडिया गठबंधन के दलों के बीच जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो राज्यों में उनकी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ने और लोकसभा चुनाव में साथ आने की बात है, आप उस विरोधाभास को जनता के सामने उजागर करना चाहते हैं, जनता के मन में कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आप यदि साथ कराते हैं तो ये कंफ्यूजन आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में एक व्यक्ति को 2 वोट डालने होंगे, एक लोकसभा के लिए, एक अपने स्टेट के लिए। तो क्या वो एक लोकसभा में एक अलग ढंग से वोट डालेगा या और विधानसभा में अलग ढंग से वोट डालेगा, तो एक वहां पर कंफ्यूजन पैदा होगा जब एक ही समय में चुनाव होंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के आप कह सकते हैं कि
एक रणनीति के तहत जो है इस तरह की बात जो अभी ये समिति बनाई गई है। कल से जब ये खबर आई थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा, तभी से इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब जब ये समिति की बात आ गई है तो अब इस पर एक पूरे देश में डिबेट शुरू होगा। और आपको मालूम है कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन ये काम उतना मुश्किल भी नहीं कि शुरुआत में ऐसा ही होता था। बाद में जब अलग बाकी स्टेट बने और उसके बाद जब 356 लागू होना शुरू हुआ, उसके बाद स्थितियां बदली, जब कई जगह पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और उसके बाद जो है विधानसभा की अवधियां जो है वो छोटी बड़ी होती रही। तो अब इस ढंग की बात के बाद जो एक डिबेट शुरू होगा, उसके बाद क्या स्थिति बनती है, रिपोर्ट कितनी जल्दी आती है, क्या ये इसी बार और सरकार ने अध्यक्षता कौन करेंगे ये साफ हुआ है, लेकिन उस कमेटी में कितने सदस्य होंगे, कौन होंगे, ये अभी कुछ साफ नहीं है। यहाँ पर आखिर में जाते जाते एक सवाल आपसे और कि चुनाव आयोग जो है, क्या वो अपने आप को इस माहौल में, जहां क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, जैसे कि आप पहले बता रहे 1960 के दशक की हम बात करें, तब एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ऐसे में कई छोटे राज्यों का भी मैंने जिक्र किया जिसमें कि चुनाव आयोग ने कई चरणों में चुनाव कराए हैं, वहां की सुरक्षा के मद्देनजर, हालात और मौसम के लिहाज से। ऐसे में एक चुनाव पूरे देश में एक साथ कराना क्या प्रैक्टिकल, अगर देखा जाए प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, वो संभव हो पाएगा क्या चुनाव आयोग के लिए भी? ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में अब कई राज्यों में जो है विधानसभा के चुनाव कई चरणों में होते हैं, लोकसभा के चुनाव कई चरणों में होंगे। 1 महीने तक चुनाव वैसे भी होते हैं, तो 1 महीने तक चुनाव होंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे, तो 1 महीना का वक्त रहेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। और दूसरी एक जो आपने बात कही, वो एक दूसरा मुद्दा है कि जो जनसंख्या के अनुसार से, तो एक चीज और बातें जो राजनीतिक हल्के में कही जा रही है कि क्या जनसंख्या के आधार पे क्या नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ाई जाएगी, साउथ इंडिया की सीटें कम होगी, इस बात की भी चर्चा है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। तो उस लिहाज से ये एक दूसरा पहलू है, दूसरा मुद्दा है जिस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। और ये भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की सीटें जो है वो 80 से बढ़ के ज्यादा हो गई हैं, और साउथ इंडिया जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ा है, उनकी सीटें जो है जितनी है उतनी ही रह जाएगी, या वो वहाँ पे कुछ कटौती कर दी जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो बातें जो जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं, जो राजनीति पे नजर रखते हैं, तो वो इस बात की चर्चा करते रहे हैं। अब ये कमेटी बना दी गई है, तो अब इस बात पर एक तरह से मुहर लग गई है कि क्या ये जो कवायद की जा रही है, ये इसी लोकसभा के चुनाव के समय लागू करने के लिए की जा रही है। ये बात काफी महत्वपूर्ण हो गई है यहाँ। बिल्कुल, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होगी कि ये जो अध्यक्षता यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे इस समिति की। हालांकि ये तय नहीं है कि अभी कितने समिति में सदस्य होंगे, कौन कौन होंगे, लेकिन ये जो समिति बना दी गई है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर, ऐसे में क्या वो आने वाले वक्त में जो लोकसभा का 2024 का चुनाव होने जा रहा है और 3 महीने के भीतर 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होना है, क्या ये समिति इतनी जल्दी काम पूरा करेगी कि ये इसी बार से लागू हो जाएगा या उसमें वक्त लगेगा? उस पर अभी पैनी नजर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं, साथ ही एक आम वोटर जो है वो भी इस खबर पर नजर बनाए हुए है।